तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का जो ये पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कंडक्ट कराता है फॉर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम में। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है। उनको पता होता है कि क्या है इसके अंदर अबाउट ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन, बट दे हैव नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। इसके अंदर मैं आपको ग्लोबलाइजेशन के जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वोकेशनल में जो दे है वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन का पेपर फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो सिखाया जाता है, और साथ ही रेगुलर कॉलेज के थर्ड ईयर के अंदर 6 सेमेस्टर में ग्लोबलाइजेशन का पेपर होता है। तो इस पेपर के अंदर हम पहले क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं इसके अंदर एक पेपर या दो पेपर को सॉल्व कराने की ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि कितने क्वेश्चंस अच्छे से कवर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पेपर कंप्लीट या दो पेपर कंप्लीट करने से आगे के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनमें सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग देखनी कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को देखा जाए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ये बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस ए डिसिप्लिन कोर का है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, मतलब मेन ग्लोबलाइजेशन है। इसका नाम अब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। तो आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, या ग्लोबलाइजेशन विद सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ी सिमिलरिटी रहती है। द वर्ड ग्लोबलाइजेशन जब इकट्ठा होता है तो कुछ एक जाहिर सी बात है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो आना ही आना पक्की बात है। तो इसलिए एक क्वेश्चन है, तो हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द इकोनॉमी एंड द टेक्नोलॉजी डिमीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयामों का विवेचन कीजिए। तो इसके अंदर हम भूमंडलीकरण क्या है और इसके आर्थिक और तकनीकी आयामों के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसके साथ और भी आपको आयाम बताने का प्रयत्न करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भूमंडलीकरण क्या है, तो मैंने इस साइड एक शॉर्ट इंट्रो बना रखा है। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन लिखना है उसके अंदर आपको एक, जैसे स्कूल के अंदर एक बॉडी कंडक्ट करते थे उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक बॉडी बनानी है। फर्स्ट आपको लिखना है एक पेज के अंदर या 1.5 पेज के अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक की डेफिनेशन, आपको हर किसी में यही करना है। जितने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल ऑनर्स के अदर सब्जेक्ट, या इसके लिए एनहांसमेंट में जो सब्जेक्ट आते हैं या जेनरिक में कोई सब्जेक्ट आता है, सब के अंदर आपको एक फ़र्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराए बिना यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वहाँ पर 15 नंबर का या 18 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए फ़र्स्ट में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन क्रिएट कराने की कोशिश करता हूँ। तो तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतः या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इससे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ जाहिर सी बात है विश्व का एकीकरण। विश्व का एकीकरण, इस शब्द को दो भागों में डिवाइड किया है। तो विश्व का एकीकरण, विश्व का एक ही मात्रा देख रहे हैं, तो एकीकरण, एकीकरण मतलब इकट्ठा होना। जब पूरा विश्व मिलकर कुछ कार्य करता है, कुछ तकनीकों का लेन देन करता है या कुछ विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। ये इसका मूल्यभूत अर्थ हो गया। तो इसके अंदर हमने बात करी कि जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और सॉरी तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से हो सकती है फॉर इकोनॉमिकल रीजंस, टेक्नोलॉजी तकनीकी रूप से हो सकती है, सामाजिक फॉर सोशोलॉजी, एंड राजनीतिक पॉलिटिकल तर्कों का आयोजित करती है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात वैश्वीकरण का उपयोग, क्योंकि हम जब भी कहते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, तो सबसे पहले माइंड के अंदर आती है इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, ये सब आता है, बट इससे कोई कहीं ज़्यादा है ग्लोबलाइजेशन। वो हमारी पॉलिटिक पे भी इम्पैक्ट करता है, वो हमारे सोशल कल्चर पे भी इम्पैक्ट करता है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो करता है। अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्येक निवेश, पूंजी प्रवाह,
प्रवास, प्रवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसको प्रवास कहते हैं। और तकनीकी, प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो एक कंट्री करती है। जैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था उसको विश्व स्तर पर बनाती है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण। तो यहाँ पर एक विचारक है टॉम जी प्लामर। तो वैश्वीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है: सीमाओं के परे विनियम पर राज्य प्रतिबंधों का हास्य या विलोपन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र, एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सीमाओं के परे, सारी सीमाओं को छोड़ दो, सारी बॉर्डर लाइंस, पीओके, चीन के साथ, उन सबों को भूल के जो राज्य प्रतिबंधों का हास्य, हास्य का अर्थ होता है कमी, इन सभी चीज़ों की कमी होने के बाद विलोपन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन, प्रोडक्शन, जो इसके बाद जो उत्पादन हो जाता है, जो प्रोडक्शन बनता है वो विनिमय, प्रोडक्शन और क्या कहते हैं तकनीकी, उसमें विनिमय का तीव्र, एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाधाओं को तोड़ते हुए विश्व स्तर पे आपको प्रोडक्शन करने, इनपुट और एक्सपोर्ट, आंतरिक व बाहरी व्यापार करने को प्रोत्साहन करता है। यह अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई सामान्य परिभाषा है। तो अर्थशास्त्रियों द्वारा ये जो परिभाषा दी है वो सामान्य परिभाषा के विश्व स्तर के रूप में अधिक साधारण रूप से परिभाषित की जाती है। ये अगले विचारक हैं, इनके बारे में अब देखा जाए तो अगले विचारक कहते हैं का तर्क है, हेम्ब्रेन ई डेली का तर्क है कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण शब्द का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयकरण, करण का मतलब होना होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पर, तो वहाँ पर भी वैश्वीकरण है तो वो भी विश्व स्तर पर देखा जाता है। तो दोनों वर्ड एक समान देखने को मिलते हैं के साथ स्थान पर किया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से इनमें मामूली अंतर है। शब्द अंतर्राष्ट्रीयकरण शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, नॉट नेशनल ट्रेड फॉर नेशनल पर्पस, इंडिया के अंदर जो व्यापार चल रहा है उसका नेशनल ट्रेड कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, जैसे मैच होते हैं इंटरनेशनल मैचेस, वैसे नेशनल मैचेस भी होते हैं। तो उसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संबंध और संधियों आदि के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है राष्ट्रों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो राज्यों के बीच में। जब भारत का व्यापार मध्य प्रदेश से लेकर यूपी में होता है या कहीं और स्टेट 29 स्टेटों में इंटर कॉन्टैक्ट होते हुए ये व्यापार होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयकरण, हाँ अंतर्राष्ट्रीयकरण शब्द जो विश्व स्तर पर इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड में आपको बनकर समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन का पहला था, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। ये हमने इसका पहला पार्ट पढ़ लिया। भूमंडलीकरण क्या है, तो अभी तक हमने जो ऊपर से यहाँ तक पढ़ा, ये हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इस क्वेश्चन के जो दो टुकड़े कर रखे हैं, 2-3 टुकड़े हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण के आर्थिक और तकनीकी आयाम। तो इस क्वेश्चन के अंदर है कि पहला भूमंडलीकरण क्या है, एक पार्ट हमने अभी कवर कर लिया। अब हम दूसरा कवर करेंगे कि इसका आर्थिक पार्ट क्या है। तो इसका ग्लोबलाइजेशन के डिविजन्स इस टाइप से हैं। मैंने इसके अंदर कुछ डिविजन्स लिखे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमिक कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो इकोनॉमिकल डिवीजन आयाम कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन में बी बिल्टेड ऑन इंक्रीज्ड वर्ल्ड ट्रेड बट द मूवमेंट ऑफ मनी हैज acceleratory finisher yet in the last 10 years popularity by the financial market reforms and enabled by information technology। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक वर्ल्ड ट्रेड को इंक्रीज किया है फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल में। अंदर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर पूंजी है। तो फ्री फ्लो पूंजी का
फ्री मतलब कह सकते हैं कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत इसको बताया गया है। तो इसके लास्ट के 10 ईयर के अंदर, क्योंकि 1990 से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है, मोस्टली इसका डेवलपमेंट देखा जाए तो 1970 से ये अपने उसमें, जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाता है उसी टाइप से ये भी अपने हिसाब से बड़ा होता चला जा रहा है। तो इसके अंदर ये फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन दी राउंड फॉलो ऑफ इकोनॉमी मनी is used to purchase good and service items and services flow through the economy is in one direction while money flow from another। तो जाहिर सी बात है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, यहाँ का चीन का बना हुआ खिलौना हमारे यहाँ पर आता है, हमारे यहाँ का बना हुआ कपड़े वहाँ पर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यहाँ के लोगों के बनाए मटके मिट्टी ये सब वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ लेबर्स, एक जो वर्ड आजकल देखने को मिलता है लेबर्स, तो आप देख सकते हैं कि आजकल करंट अफेयर में H1B वीज़ा के बारे में है। H1B वीज़ा जो उसके साथ है अमेरिका के साथ हमारे, उस पर बात चल रही है, तो उसको भी हम लेबर के रूप में देखेंगे। क्यों? लेबर मतलब श्रम। लेबर वो व्यक्ति जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके आपके लिए या आपकी कंपनी को कोई टेक्नोलॉजी या कुछ आपकी कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी पावर से, लेबर श्रम वही मजदूर वर्ग ही है इसके अंदर, वो अपना काम करता है, इसको लेबर्स कहते हैं। फ्री फ्लो ऑफ लेबर्स, यहाँ के मोस्टली लोग, कोई दुबई जाके कोई अमेरिका जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लर्निंग वो यहाँ पर कर रहा है, यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, बट वहाँ पर जाके वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में उसको मनी मिल रहा है, इस हिसाब से वो लेबर फ्लो कर रहा है। रोल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड WTO। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, वर्ल्ड बैंक एक तरह का विश्व व्यापार है, जैसा हमारा SBI चलता है वैसे विश्व स्तर पे किसी कंट्री को दान चाहिए या लोन पे पैसा चाहिए तो ये है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार के संगठनों, इन तीनों का रोल है हमारी इकोनॉमी के। तो IMF इंडियन मॉनिटरिंग फंड, तो ये फंड्स हर देशों के फंड्स के बारे के अंदर देखता रहता है, किसको कितने फंड्स एक्सेट्रा ये सब देखने को मिलते हैं, ऊपर नीचे उनकी रेशियो क्या है। ये इंडेक्स भी कई प्रोवाइड करता है कि किसके अंदर साक्षरता दर, एजुकेशन लिटरेटी रेट ये सब कैसा है, हेल्थ रेट ऐसा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट के अंदर कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितने उसको ज़रूरत है, कौन सी समस्या है एक्सेट्रा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के अंदर वो विश्व स्तर पर व्यापार के आदान प्रदान, एग्रीमेंट्स, ट्रेड रूट्स, किस रूट से जाएगा, कौन से सी रूट से आएगा, रेल ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा पर ध्यान रखता है। तो हमने इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अभी कवर कर लिया है। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन हमने देख लिया, डिस्कस इकोनॉमी देख लिया, एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी है टेक डिविजन्स, यहाँ के फर्स्ट पॉइंट नीचे, IT रेवोल्यूशन, IT सेक्टर में क्रांति। तो आपने गुड़गांव का नाम सुना ही होगा जो आजकल गुरुग्राम हो चुका है। तो एक टाइम के अंदर यहाँ पर सिर्फ खेत हुआ करते थे, जंगल ही था पूरा का पूरा, वो काट के लोगों ने खेत बनाए। और आज के टाइम पर ये एक इंटरनेशनल IT सेक्टर है, इंटरनेशनल टेक का सेक्टर बना रखा है। अब ज़्यादातर अमेज़ॉन्स, एयरटेल, वोडाफोन, MNC, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो जैसे जैसे वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है तो उस प्रकार से इस टाइप की नई नई फैक्ट्रियाँ MNC डेवलप होती जा रही हैं। अब टेलीविज़न को देख लीजिए, अब पॉइंट दूसरा है इसके अंदर, टेलीविज़न को हम देख सकते हैं कि एक टाइम पर हमारे पास CRT मॉनिटर्स होते थे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, बट आज के डेट के अंदर वो CRTs हटा के फ्लैट स्क्रीन LED आजकल दीवारों के प्रोजेक्टर्स। एक टाइम पर इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे, टीवीज़ होते थे, उनका बैक तक इतना लंबा रहता था, टेलीविज़न्स ये सब। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। साथ ही टेलीविज़न्स के अंदर जो प्रोग्राम्स थे, पहले DD न्यूज़ देखने को मिलता था, DD न्यूज़ कभी एक मूवी आ जाती थी सैटरडे संडे के अंदर, ये सब एक्सेट्रा। अब तो करंट में रोड डेली, जी, स्टार प्लस सब अपनी मूवीज़ देखते रहते हैं और हम भी देखते रहते हैं। इससे एक तो नॉलेज इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ टेलीविज़न के अंदर एक रेवोल्यूशन सा आ रहा है। सिविल एविएशन के अंदर पहले जब देखा जाता तो World War I
जो 19 तक चला, एंड वर्ल्ड वॉर टू जो 45 तक चला, 1945, एंड वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918 एंड 19 तक, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 टू लेकर 1945 तक चला। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था आर्म्स, हथियारों की होड़ का भी एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सोवियत संघ, यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन होके वो रूस में कन्वर्ट होके और उसका डिक्लाइन हो गया, तो उसी के बाद से ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो हथियारों की जगह मिलिट्री इक्विपमेंट ना लेकर एयरपोर्ट्स, हवाई जहाज इस टाइप के पे खर्च करने लगे। अब यहाँ से जब लोग यहाँ पर से हवाई जहाज़ों का ईजाद ज़्यादा होने लग गया और सस्ता किराया होने लग गया, तो वो यहाँ से फ्लो करके विदेश जाने लग गए और अपनी इच्छा भी पूरी करने लगे साथ साथ। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट और एक्सेट्रा जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये 2 पॉइंट इंटरकनेक्ट, कभी क्वेश्चन क्या पता ये टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को छोड़ के पॉलिटिकल के बारे में पूछ ले या सोशल के बारे में पूछ ले। तो पॉलिटिकल के अंदर हम देखेंगे कि यूनिवर्सल पॉलिटिकल सिमिलैरिटी। अब जैसे अब तो हर देश के अंदर, जैसे पहले के ज़माने में राजा सिस्टम हुआ करता था, किंग भी, एब्सोल्यूट किंग, जैसे लुई 16वां 15वां 14वां, इन सबों ने एब्सोल्यूट किंग यूरोप में देखने को मिलता था 15 सेंचुरी के अंदर। उसका डिक्लाइन होते होते आ गया है। हर कोई अब संविधान बना रहा है, यूएस भी अपने संविधान में, हमारा इंडिया वर्ल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस टाइप में हम जो सिमिलरिटी देखेंगे कि जो एक जैसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोनों तरफ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों, पाकिस्तान भी लोकतंत्र है, हमारा भी लोकतंत्र है, मगर उनमें भी थोड़ी कमियां हैं, हमारे में कुछ खासियत भी है और कमियां भी है। इस टाइप से जो ये सिमिलरिटी है, यूनिवर्सल पॉलिटिकल सिमिलरिटी, और देखा जाए तो विश्व भर के अंदर अब रोड डेली हमारे मोदी जी घूमते रहते हैं, ट्रीटियाँ करते रहते हैं, संधियाँ करते हैं, कभी कुवैत के साथ हुई तो कभी रूस के साथ, कभी कनाडा के साथ। कनाडा का तो हमारा ही वो प्रेसिडेंट है, हमारे ही इंडिया से, नाम याद नहीं है। स्टेट वेलफेयर मेजर्स, तो इसके अंदर वो स्टेट वेलफेयर्स में देखने को मिलता है। हर स्टेट के अंदर एक इंडेक्स के रूप में देखा जाता है, वहाँ पर स्पेशली दिया जाता है। जैसे एब्सोल्यूट किंग के टाइम पर सिर्फ राजा के क्षेत्र में देखा जाता था, उसके पीछे जनता मरती रहे तो मरती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मगर स्टेट वेलफेयर्स होते रहते हैं, वो इंटर स्टेट भी होता है, एक्सटीरियर। अब जैसे वो हमारे अपने राज्यों में भी करते हैं, और दूसरे राज्यों में, जैसे दूसरे राज्य मतलब कंट्रीज़ में, नेपाल के साथ थोड़ा वेलफेयर, जैसे सुनामी वगैरह आ गई तो वहाँ पर भी उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स में भी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं। इंटरफेरेंस, अब जैसे हम कुछ पाकिस्तान को कहते हैं तो चीन उसको तंग करता है, अगर ये हमारे को कुछ कहता है पाकिस्तान भारत को, तो हमारे साथ अमेरिका हो जाता। तो ये इंटरफेरेंस देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इंटरफेरेंस के लिए एक यूएनओ नाम का भी संगठन है, जहाँ पर सब मिलकर अपनी बात इकट्ठी करते हैं, जी ऐसा ऐसा हो गया, ये विवाद है, या हमको पानी नहीं दे रहा या कुछ नहीं दे रहा, तो इस हिसाब से वो इंटरफेरेंस को भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटिकल कंप्लीट कर लिया। अब सोशल डिवीजन देखते हैं। माइग्रेशन ऑफ रूरल टू अर्बन, जब देखा जाए तो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो 60% एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि उत्पादक क्षेत्र के अंदर काम करती है, उसके जो पुरुष लोग हैं अब आजकल मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे क्षेत्रों में अपना पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेबर में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 60% जो हमारी एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल, उसके अंदर जो हमारी एनुअल जीडीपी है उसके अंदर 40% देते हैं, जबकि सर्विस सेक्टर में अप्रॉक्स 23 to 25 पॉपुलेशन लगी है, फिर भी मगर 56% हमारी जीडीपी में हिस्सेदारी है। तो जाहिर सी बात है, उनको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, तो जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लोग भी ज़्यादा जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट क्या है? नौकरी, जाहिर सी बात है, नौकरी भत्ता ये सब मिलना, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। कैसे मिल रहा है? अब ग्लोबलाइजेशन से नई नई एमएनसीज, जैसे मैकडोनल्ड्स हमारे यहाँ, पिज़्ज़ा हमारे यहाँ, KFC हमारे यहाँ, यही सब चीज़ें हमारे यहाँ आई, इतने सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं, जीन्स, टॉप्स, क्लोथिस, फोन्स, रेडमी देख लीजिए, रेडमी, सैमसंग, नोकिया,
आशा, इतने सारे फ़ोन्स हैं, वीवो, ओप्पो, पता नहीं कौन कौन से फ़ोन्स हैं। इन जगहों नई नई एमएनसीज खोलेंगे, छोटे छोटे स्टोर्स खोलेंगे। स्किल्ड लेबर है जो एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके इसको एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं एंड देन इस क्वेश्चन को पूरा लेआउट मैंने बता दिया है। व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन हमने देख लिया है, इसके बारे में इसके इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी मैंने पहले करा दी है, फिर उसके बाद मैंने आपको पॉलिटिकल डिवीजन करा दिया, उसके बाद मैंने आपको सोशल डिवीजन करा दिया। देन इसके बाद एक आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष इस मीन कंक्लूजन। तो ये आराम से आप इसको एलेबोरेट करने बैठेंगे, आराम से ये 7 to 8 पेजेस आपको कवर करा देगा। अगर आपको टेंशन है तो थोड़ा न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर डेली रीड करते हैं तो पेपर्स में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, या टेक्स्ट बुक्स जो इसकी प्रोवाइड कर रखी है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर 73 पेजेस की है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके ऊपर, तो आप उससे कर सकते हैं आराम से। एंड निष्कर्षण कंक्लूजन में हिंदी वाले विद्यार्थी को मैं बता दूं तो कुछ नहीं लिखना, एक सिंपल लाइन से, क्योंकि कंफ्यूजन होती है कि निष्कर्ष इकट्ठा कैसे करें, मतलब स्टार्ट कैसे करें और लिखे कैसे। तो अतः उपयुक्त लिखित कथनों से ऑन द अबव इंफॉर्मेशन वी से दैट कि हमें समझते हैं, जो समझ आया आप लिख दो, बस कंक्लूजन हो गया। या क्वेश्चन में जो दे रखा है या क्रिटिकली कह रखा तो हम क्रिटिकली समझते हैं, आलोचनात्मक हम मूल्यांकन कर चुके हैं कि इसके बारे में ये बातें होती हैं, तो इस हिसाब से। क्योंकि आपको वहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी लैंग्वेज, थोड़ा रूडली लैंग्वेज लिखें, थोड़ा जैसे कहते हैं नॉर्मल दोस्तों हाय हेलो वाली। यहाँ तो मैंने आपको दोस्तों हाय हेलो की तरह समझा दिया, बट उसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए, थोड़े पावरफुल वर्ड्स। इसके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ें तो अच्छा ही है, अगर आता है तो ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर्स पढ़ें या टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे और समझ ना आए वर्ड्स तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से कि ये वर्ड्स का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। देन उसके बाद उसके अंदर थोड़े अच्छे वर्ड्स, एक सिस्टमेटिक अंडरलाइन करें, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, हेडिंग्स बनाएं। जैसे ये मैंने हेडिंग्स बना रखे, यूनिवर्सल पॉलिटिकल सिमिलरिटी। अब इसको ऐसे करके जैसे मतलब क्वेश्चन में इसको अंडरलाइन करें, इसको भी सबों को अंडरलाइन करें, इन सबों को अंडरलाइन करें, इनके सब पॉइंट्स बना के इनके अंदर एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, ये 4 हो गए। जैसे ये क्वेश्चन आया है तो इसके 3 पॉइंट, 4 पॉइंट तो ये रहे और 3 पॉइंट ये रहे, तो 7 पॉइंट ये रहे। ऊपर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, नीचे कंक्लूजन हो गया, और 8 पेजेस ये कवर कर लेगा। 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, 8 16 24 24 32 पेज भरने हैं। आराम से आप 70+ नंबर्स आ सकते हैं इसके अंदर। फिर भी लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है बट लिखने का तरीका नहीं पता, क्योंकि लिखने का तरीका ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देख ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर समाप्त करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मैं करूँगा, तो इसको हम समाप्त करते हैं यहीं पर।